इवनिंग क्लास। और बढ़िया ठीक ठाक बातचीत हो रही है आप सबकी? अब नहीं करेंगे? चलो ठीक है, चलो कम से कम तब तो बंद हो जाओगे। और बताओ, बढ़िया हो? ये क्या चाह रही है? नहीं, इसको मुझसे प्रेम है काफ़ी, है ना। तो चलो कुछ करते हैं, आज पढ़ाई है। लास्ट क्लास अपन लोग इसकी बात कर रहे थे, मूल अधिकारों की। और मूल अधिकार क्या होता है इसके ऊपर हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है कि मूल अधिकार एक ऐसे अधिकार होते हैं जिन्हें हमसे कोई छीन नहीं सकता है, न तो गवर्नमेंट छीन सकती, ना ही कोई व्यक्ति छीन सकता। इनके ऊपर अपन लोग चर्चा कर रहे थे। बाकी देखें तो मैंने बताया था कि मूल अधिकार क्या है। तो मूल अधिकार हमारे खुद के अधिकार होते हैं, ना तो इसको हमसे गवर्नमेंट छीन सकती है कोई भी, और ना ही कोई पर्सनल, कोई ह्यूमन है, कोई भी व्यक्ति है वो हमसे इसको छीन सकता। तो उन्हें हम मौलिक अधिकार के नाम से या मूल अधिकार के नाम से जानते हैं। इनको हम डिस्कस कर रहे थे। तो मैंने आपको आर्टिकल 12 से स्टार्ट कराया था। 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 पर उपाधियों का जो अंत हुआ था, इस जगह पर आकर के पिछली क्लास तक हमने देखा था। अरे बातें बंद करो, इधर देखो भाई। 18 में उपाधियों का अंत करने के बाद आज की क्लास जो हमारी रहेगी वो रहेगी स्वतंत्रता का जो अधिकार हमें मिलता है। अब देखो, मैंने आपको ये समझाया था कि हमारे पास जो अधिकार हैं वो कितने हैं। ढंग से देखो कितने अधिकार हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकार कितने प्रकार के थे? भारतीय संविधान में मूल अधिकार कितने प्रकार के थे? 7 प्रकार के थे। लेकिन यहाँ कितने दिए? 6। देखो, एक तो समानता का अधिकार दिया है, एक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, एक शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया है, धर्म के प्रति मतलब हमें अधिकार दिया है, संस्कृति और शैक्षिकता का अधिकार दिया है। इसके और इस दोनों के बीच में ये जो हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल जो 32 में दिखाई दे रहा है, इससे पहले आता है हमारा आर्टिकल 31, 31। अब जो 31 में था, जो हमारा 6वां अधिकार था, वो था संपत्ति का अधिकार। क्या था? संपत्ति का अधिकार था। और संपत्ति के अधिकार को, अब बातें बंद करके इधर देखो भाई, संपत्ति के अधिकार को, दैट्स मीन आर्टिकल 31 को, आर्टिकल 31 में क्या था? संपत्ति का अधिकार था, प्रॉपर्टी वाला। अब इस वाले अधिकार को हटा दिया गया है। अब यहाँ से ये मूल अधिकार पहले था लेकिन अब नहीं है। पहले क्या था? ये मूल अधिकार था, लेकिन आज इसे क्या बना दिया गया है? कानूनी अधिकार बना दिया गया है। कानूनी अधिकार का मतलब क्या होता है? कानूनी अधिकार या लीगल राइट्स वो होते हैं जिन्हें गवर्नमेंट हमसे छीन सकती है, लेकिन मौलिक अधिकार वो होते हैं जिन्हें हमसे गवर्नमेंट नहीं छीन सकती। ठीक, तो इसकी बात करेंगे कि ये हटा तो कैसे हटा, बाकी और आगे बात करेंगे। तो कहने का मतलब है, कल तक अपन लोग इस पर डिस्कस कर चुके थे। राइट टू इक्वलिटी की बात हमने कर ली थी। 14, 15, 16, 17, 18 हमने पढ़ लिया था। कि यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी दुख दर्द है तो बताओ, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। देखो, ये सब पढ़ ही लिया था। कौन कह रहा है आप कल आए नहीं थे? आना चाहिए था। ऐसा आपने क्यों किया कि आप कल आए नहीं थे? देखो, राइट टू इक्वलिटी, समानता के अधिकार की बात करें तो 14 वाला जो है हमारा, ये 14 अधिकार ये कहता है कि विधि का समान संरक्षण की बात करता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करता है। तो 14 वाला आर्टिकल यही कहेगा कि सबके लिए कानून जो है भारत के अंदर एक समान होगी, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो SC का हो, ST का हो, जनरल का हो, OBC का हो, सबके लिए आर्टिकल 14 ये कहता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ है। ये सबके लिए एक समान संरक्षण की बात कर रहा है। ये आर्टिकल 14 हमसे कह रहा था। आर्टिकल 15 की जब मैंने बात की थी तो आर्टिकल 15 मैंने बताया था कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, मूल वंश के आधार पर व जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो व्यवस्थाएं हमारे अंदर, कहने का मतलब है कि एक OBC वाले के लिए है वही जनरल वाले के लिए, जनरल वाले के लिए वही SC वाले के लिए। तो इन सारी चीज़ों को देखने के साथ साथ इन 5 चीज़ों के आधार पर कोई आपके साथ गवर्नमेंट भेदभाव नहीं करेगी। ये आर्टिकल 15 कहता है। समानता का मतलब है ये 18 तक सारे एक समान होने की बात करते हैं। तो इन सारी चीज़ों के आधार पर, धर्म हो, जाति हो, या फिर कोई भी लिंग हो, मूल वंश हो, जन्म स्थान हो, इन सब के आधार पर सब लोगों को एक समान माना जाएगा। क्या? ये सब मैंने कल समझाया था पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से समझाया था। आप उसको वीडियो को देख लेना कल जाकर के एक बारी। इसमें कुछ विशेष प्रावधान महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए दिए जाते हैं। वो किसके लिए आरक्षण दिया जाता है? मतलब जो हमारी जैसे अदर कास्ट, जो शेड्यूल ऐसी कास्ट होती हैं जो काफ़ी नीचे, जैसे SC ST वाले, जैसे अगर आसाम की बात करें, असम में छत्तीसगढ़ की दंतेवाड़ा की बात करें तो वहाँ पर
अनडेवलप्ड एरिया है, उस एरिया को या वहाँ की जनजाति को बढ़ावा देने के लिए वो दिया जाता है आरक्षण। तो उस पर भी मैंने कल की क्लास में बातें की थी। तो उसके आधार पर हम कुछ विशेष प्रावधान है जिसे अपवाद में रखा गया है यहाँ पर। वैसे नॉर्मली देखा जाए तो सबके लिए एक समान यहाँ पर रखा जाएगा। दूसरी बात करें यहाँ पर तो क्या था, 16 वाला आर्टिकल था, लोक नियोजन का मतलब ये होता है कि सबके लिए एक समान सरकारी पद पर अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो। तो ये आर्टिकल 16 ने बात की थी। 17 के अंदर अनटचेबिलिटी को हटाया गया, मतलब अस्पृश्यता का अंत किया गया। यहाँ पर जो छुआछूत वाली स्थिति थी कि ये इस कास्ट का है तो इस मंदिर में नहीं जाएगा, ये इस कास्ट का है तो इस कुएं से पानी नहीं भरेगा, ऐसी चीजें पहले थी, अब तो नहीं है खैर, तो उसे खत्म कर दिया गया आर्टिकल 17 के आधार पर। अगर ऐसा आज भी करते हुए पाए गए तो गवर्नमेंट आप पर कोई भी एक्शन ले सकती है, उसके जिम्मेदार फिर आप रहेंगे। लेकिन उसका आपके पास क्या होना चाहिए, सबूत होना चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ किया है। आर्टिकल 18 उपाधियों के अंत की बात करता है, टाइटल्स की बात करता है जो पहले दे दिए जाते थे, आज कोई टाइटल से ऐसा नहीं लगेगा। बाकी आज की क्लास में अपन लोग जो बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे आर्टिकल 19 से लेके 22 तक की। आर्टिकल 19 और 22 में क्या दिया है, स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात आती है कि जो स्वतंत्रता है हमें वो किस प्रकार से दी जाती है, स्वतंत्रता हमारी किस किस चीज की है, क्या क्या स्वतंत्रता हमारे लिए है। तो यहाँ से थोड़ा अच्छे से समझेंगे आज की क्लास को, ठीक। बाकी मैं एक बार इन बच्चों से देख लूँ ये क्या क्या कहना चाह रहे हैं। सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे भैया। वंदना जी ये कल बताया था लेकिन अब यहाँ से आज स्टार्ट कर रहे हैं, वो रिवीजन किया थोड़ा सा, बाकी कुछ नहीं किया उसमें। रिवीजन नहीं करवा रहे हैं आनंदी जी, अब यहाँ से आगे स्टार्ट कर रहे हैं। रूपाली जी बता रही है शर्ट अच्छी लग रही है, स्मार्ट लग रहे हो। मैं स्मार्ट पहले से ही था, आज आप फील कर पाइए बेटा, पर आपको ऐसा फील हुआ है तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखो यहाँ पर इनको थोड़ा सा पढ़ते हैं। 19 से लेकर के 22 तक आर्टिकल की आज की क्लास में बात करेंगे कि 19 आर्टिकल क्या कह रहा है और 22 आर्टिकल क्या कह रहा है। देखो आर्टिकल 19 की बात करें सबसे पहले, आर्टिकल 19 के अंदर क्या क्या दिया गया है वो चीज एक बार समझेंगे। देखो आर्टिकल 19 जो है वो ये कहता है कि सभी नागरिकों के लिए कुछ अधिकार दिए जाएंगे। आर्टिकल 19 के तहत सभी नागरिकों के लिए क्या होंगे, अधिकार होंगे, राइट्स होंगे। क्या क्या होंगे वो स्टार्ट होते हैं आर्टिकल 19 ए कह लो, क कह लो या 1 कह लो। आर्टिकल 19 ए क्या कहता है, वाक तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। यहीं पर प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है। इसका मतलब ये है कि आप कोई भी किसी भी प्रकार का स्पीच दे सकते हैं। अभिव्यक्ति का मतलब होता है एक्सप्रेशंस की बात करेगा कि आप जो बोलना चाह रहे हो उसे करके दिखाएं, है ना। तो उसकी भी ये बात कर रहा है यहाँ पर। तो ये क्या कर रहा है, वाक तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कौन करता है, आर्टिकल 19 ए कहता है आप किसी भी प्रकार का स्पीच देना चाहें तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, भाषण आप दे सकते हैं और एक्सप्रेशंस अपने दिखा सकते हैं। मान लो कि जैसे आपने देखा होगा कि मैच खेला जाता है, मैच में इंडिया मैच जीत गई तो फिर आप झंडा लहरा रहे होते हैं ना। तो अब आपकी खुशी को आप जज कर रहे हैं, सामने वालों को दिखाना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। मतलब एक तरीके से हम झंडे को लहरा करके अपनी खुशी को व्यतीत कर रहे हैं, तो वो भी चीज यहाँ पर है। दूसरी बात करें तो 19 बी जो है हमारा आर्टिकल, ये क्या कहता है, ये कहता है शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता की बात करता है। अब शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता की बात कौन करेगा, शांतिपूर्ण मतलब एक सम्मेलन, एक तरीके से सभा हम कह सकते हैं इसको, असेंबली हम कह सकते हैं इसको, सभा असेंबली का आप क्या कर सकते हैं, मतलब कर सकते हैं, लेकिन वो शांतिपूर्ण होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि आपने जो कोई सभा लगा रखी है उसमें आप गाली गलौज की भाषा कर रहे हो, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, तो वो अशांतिपूर्ण नहीं हो। आपके पास क्या है, सम्मेलन, एक तरीके से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सभा करने की, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन वो कैसी होनी चाहिए, शांतिपूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये आर्टिकल 19 का बी कहता है हमसे, ठीक। इसी जगह पर अगर हम देखें तो आर्टिकल 19 सी भी है। 19 सी कहता है संगठन बनाने की स्वतंत्रता। अब ये संगठन बनाने की बात क्या है, आपने सभा की है तो सभा से क्या करेंगे, आप संगठन बना सकते हैं। अब जो आप संगठन बनाने की जो स्वतंत्रता है, हाँ हाँ बताओ क्या हुआ, अभी उसी की बात करूंगा, बस थोड़ी देर रुक जाओ, धरना प्रदर्शन की भी। अब देखो यहाँ पर क्या है, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। ये तीनों चीज समझ में आ गई। पहला तो ये समझो, भी समझ में कुछ नहीं आया होगा, मुझे पता, केवल लिख लिया है आपने। देखो 19 ए क्या कहता है, वाक तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कर रहा है।
19B क्या कह रहा है, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता की बात कर रहा है, और 19C क्या कह रहा है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता की बात कर रहा है कि आप कोई भी संगठन बना सकते हैं, जैसे आरएसएस बनाए, हमारा एक कोई संगठन है ये अपना खुद का, या फिर हम कोई भी अपना छात्र संघ बना लेते हैं, कोई भी संगठन बना सकते हैं, स्वतंत्रता है आपके पास, ऐसा आप कर सकते हैं। कैसे बनाएंगे वो मैं अभी बताऊंगा। आगे देखो इसी के बाद क्या आता है हमारा 19E आ जाता है डी। 19D क्या कहता है, भारत में कहीं भी घूमने फिरने की स्वतंत्रता है, आप कहीं भी जाओ घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रीडम है आपके पास। चाहे आप राजस्थान से यूपी में चले जाओ, यूपी से आकर ताजमहल देख करके वापस आ जाओ कि अब हमें घूमना अच्छा नहीं लग रहा। बाकी बात जब आप आगरा जाते हो, ताजमहल देख लिया आपने, देखने के बाद अच्छा लगा ताजमहल, तो अब यहीं पर रहना पसंद करेंगे आप। तो ये 19E कहेगा। आर्टिकल 19E ये कहता है कि भारत में कहीं भी घर बनाने व बसने की स्वतंत्रता की बात करता है। 19F कहता है संपत्ति संबंधी प्रावधान की बात करता है, संपत्ति के अधिकार की बात करता है। 19G कहता है कि कोई भी पेशा व्यवसाय व व्यापार खोलने की व्यवस्था की बात करता है। एक बार तो इन्हें लिख लो आप, ये किताब की भाषा थी, अब अपनी भाषा में समझा दूंगा फिर इन्हें, ठीक। एक बार तो पहले इन्हें लिख लो, उसके बाद फिर और देखेंगे अच्छी अच्छी बातें इसमें। ये आपस में बातचीत करना बंद कर दो, आप लोग पढ़ने पे ध्यान दें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। कौन क्या कमेंट कर रहा है, आप क्यों उसको देख रहे, जब मैं ही नहीं देख पा रहा हूँ। आप लोग केवल पढ़ने पे ध्यान दो। आगे बढ़े भाई। देखो ढंग से समझो इसको। अभी आर्टिकल 19 काफी मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट बन जाता है, और इसे कैसे समझेंगे वो देखो। लिख लिया ना सबने? देखो आर्टिकल 19 की मैं बात कर रहा हूं, अब शुद्ध भाषा में समझेंगे इसको। आर्टिकल 19 को, अब ये आर्टिकल 19 जो है हमारा, ये कहता है कि सभी नागरिकों के लिए क्या होंगे, अधिकार होंगे। सभी के लिए क्या है, कुछ अधिकार दिए गए, कुछ राइट दिए गए। अब वो राइट्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 19A से स्टार्ट होते हैं, या 19क से स्टार्ट होते हैं, या 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक। अब पहला जो है वो ये कह रहा है कि अभिव्यक्ति का अधिकार है सबके पास। अब अभिव्यक्ति का मतलब होता है अपने आप को किसी भी प्रकार से, क्या है, आप एक्सप्रेशंस का अधिकार है, अपने आप को किसी भी तरीके से दिखाने का अधिकार है। तो इसमें कई चीजें छुपी हुई हैं, जैसे मान लो कि बोलने का अधिकार है ना, आप कुछ भी बोल सकते हैं, किसी के भी खिलाफ कुछ भी कह सकते हैं, बोलने का अधिकार है। या फिर आपकी इच्छा हो रही है मौन रहने की, तो आपके पास मौन रहने का भी अधिकार है। अब एक मीडिया देखी होगी आपने, तो मीडिया है, जो मीडिया के पास भी अपने अधिकार है, वो कुछ भी किसी से ही बोल सकती है ना, तो मीडिया को भी अपना अधिकार है। अगली बात करें तो जो झंडा होता है, झंडे को फहराने का अधिकार आपके पास होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो अभिव्यक्ति है, इसे आप किस प्रकार से दिखाना चाह रहे हैं सामने वाले को। आप बोल कर भी कुछ भी दिखा सकते हैं, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं तो आप बोल सकते हैं, स्पीच दे सकते हैं। तो बोलने का अधिकार आपको मिला है, मतलब अभिव्यक्ति का मतलब है कि आप किसी भी चीज को बोल करके, यहाँ पर क्या है, प्रश्न पूछने की भी, यहाँ पर जब हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब किसी ने कुछ पूछा होगा, उसी के बदले तो हमने बोला, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, प्रश्न भी पूछ सकते हैं। तो प्रश्न पूछने का भी अधिकार है, जवाब देने का भी अधिकार है। तो यहाँ पर स्थिति क्या है, बोलने का अधिकार हमें दिया है। मान लो किसी की डेथ होती है, तो फिर हम उसके बदले में क्या है, मौन रखते हैं 2 मिनट का, तो ये हमें अधिकार दिया गया है कि हम मौन रख सकते हैं, इस पर कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आप, अब ऐसा तो है नहीं कि किसी की मौन रखा तो उसकी वजह से वो जिंदा हो जाए, बेचारा जिंदा तो नहीं है, पर लेकिन उसके प्रति हमारी भावना है कि वो एक अच्छा व्यक्ति था हमारी नजरों में, तो हमें दुख है, उसके दुख को इस तरीके से हम व्यतीत कर रहे हैं, तो उस तरीके से हम मौन भी रह सकते हैं। अब देखो ये मीडिया जो है, इसका काफी रोल है।
ये मीडिया ये जो ऊपर नीचे करती रहती है सब कुछ, अच्छी अच्छी चीजें अगर ये करे तो कुछ ऐसा नहीं होने वाला है जो भारत के अंदर होता, पर लेकिन ये भी नहीं होगा तो मामला फिर गड़बड़ भी है। तो ये मीडिया जो है ये कुछ भी कर सकती है, कुछ भी करा सकती है मीडिया। अब देखो यहाँ पर क्या है, झंडे का मैंने आपको बताया ही है कि झंडे का जो है, अगर आप मान लो कि भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा था और उसमें आप जीत गए, और उसमें भारत के जीतने के बाद क्या होता है, आप झंडा फहरा करके अपनी जीत को दिखाना चाह रहे हैं। ये था बोलने का, मौन रहने का, मीडिया का, झंडे का, ये सारी चीजें करने का हमें अधिकार प्राप्त है। ये किसके थ्रू आ रहा है हमें, ये अभिव्यक्ति के माध्यम से आ रहा है। तो आर्टिकल 19A इतनी सारी बातों को कहता है कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, मौन रख सकते हैं, मीडिया कुछ भी कह सकती है, और ये क्या है, झंडा हम फहरा करके अपना क्या है एक्सप्रेशन दिखा भी सकते हैं कि क्या है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, अब देखो यहां पर क्या हुआ, मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे कि मान के चलो मीडिया की मैं बात करूं तो मीडिया एक ऐसी चीज है, ये क्या दिख रहा है, हंस रहे हैं ना, इनका काफी अच्छा रोल है। इस मीडिया के माध्यम से अगर हम देखें तो ये वाली जो मीडिया है ना, ये दिखाई दे रही है आपको, ये वाली, ये जो मीडिया है ना, ये क्या कर रही है आज के तौर पर, देखो जैसे फिल्म इंडस्ट्रीज की मैं बात करूं, अब जो हिंदी फिल्मों में क्या होता है कि जो सॉन्ग बनते हैं वो हीरोइन गाती है हीरो के लिए और हीरो गाता है हीरोइन के लिए, है ना, यही होता है आजकल की जो। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ये जो हमारी आ रही है, कौन सी फिल्म आ रही है, भोजपुरी, है ना, ये क्या लिख रहा है, जाए जान सेटिंग करा के जा, मतलब जा तो सही लेकिन सेटिंग करा के जा दूसरी वाले भी। अब ये जो भोजपुरी वाले होते हैं ना, ये गाते हैं भाभी के लिए, साली के लिए। अगर मैं बात करूं तो ये जो भोजपुरी गाने हैं, ये 20% तो गाने ऐसे हैं कि ठीक ठाक रहते हैं, अच्छे रहते हैं, लेकिन 80% भोजपुरी गाने ऐसे हैं जो बिल्कुल एक तरीके से मैं मान के चलो तो बाइजात गाने होते हैं, जिन्हें हम सुनने की भी इच्छा नहीं होती है। आप अपने परिवार वालों के सामने उसको सुन नहीं सकते, तो फिर वो किस चीज का गाना है, लेकिन ये गा रहे हैं उसको। उसका कारण क्या है कि चंद पैसों की खातर, कुछ पैसों के लिए भारत की संस्कृति को यहाँ पर खराब की जा रही है। इस तरीके से देखा जाए तो एक तरीके से अपना कल्चर खराब हो रहा है, लेकिन फिर भी चल रहा है। चल क्यों रहा है, क्योंकि इन्हें आर्टिकल 19A जो है हमारा, आर्टिकल 19A क्या कहता है कि बेटा आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी आप बोल सकते हैं। अब इस चीज को बढ़ावा भी दिया जा रहा है। अगर वैसे गवर्नमेंट चाहे तो इसे बंद कर सकती है तो सही रहेगा, लेकिन इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं। इसमें मात्र 20% चीज हमें जो पॉजिटिव नजर आ रही है, बाकी तो नेगेटिव कितना है, 80% है, लेकिन फिर भी चल रहा है। तो ये मीडिया की वजह से ही ऐसा सब कुछ हो रहा है। यहाँ देखो ये प्रशांत भूषण जी हैं जो हमारे क्या है सबसे अच्छे वकील हैं देखा जाए तो। अब इन्होंने क्या किया था, जो CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिसे हम कह सकते हैं, भारत का जो मुख्य न्यायाधीश था, अभी ये चेंज हो गए, पहले ये थे हमारे। अब इन्होंने क्या किया था, लॉकडाउन के समय 2019 की बात है, जब ये चले गए थे नागपुर में, है ना, कहाँ गए थे ये, नागपुर गए थे, नागपुर। और जब लॉकडाउन में ये नागपुर जाकर के ये कर क्या रहे हैं, वहां पर 50 लाख की गाड़ी को लेकर के घूम रहे हैं। तो इन्होंने ट्वीट किया था इसके ऊपर, शायद ये केस तो आपने भी सुना होगा। प्रशांत भूषण जी ने इनके ऊपर ट्वीट किया, CJI के ऊपर ट्वीट किया और कहा कि ये 50 लाख की गाड़ी को लेकर के खुलेआम घूम रहे हैं और न तो मुंह पर मास्क लगा रखा है, ना हेलमेट पहन रखा है, और जनता हमारी क्या कर रही है, वो न्याय मांगने के लिए परेशान हो रही है, क्योंकि बाकी जनता को तो निकलने नहीं दिया जा रहा था। इतना अच्छा खासा क्या लगा हुआ था, लॉकडाउन लगा हुआ था, लेकिन ये इस चीज को क्या कर रहे थे, फिर भी ये मस्त घूम रहे हैं बाइक लेकर के, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा, इस बात को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जी सुप्रीम कोर्ट के भाई मुख्य न्यायाधीश थे, अब सुप्रीम कोर्ट के अरविंद बोबड़े नाम था इनका, अरविंद बोबड़े जी ने फिर ये कहा कि अच्छा आप कोर्ट की अवहेलना कर रहे हो आप, अब कोर्ट की अवहेलना हो रही है तो हम इस पर क्या करेंगे। अब इन्होंने इस पर क्या एक रेड डाल दी। तो ये क्या कहते हैं कि अब इन्होंने जब अवहेलना की है कोर्ट की, इसके आधार पर, लेकिन प्रशांत भूषण जी ने भी आर्टिकल 19 से अच्छी तरीके से पढ़ रखा था। इन्होंने भी कहा कि बेटा ठीक है, अब तुम कुछ भी कहो, मैं तो ये कहने के लिए भैया क्या हूं, सक्षम हूं, मैंने आर्टिकल 19A पढ़ लिया है। अच्छा, इन्होंने ये कही कि 19A तो पढ़ लिया, लेकिन वो ये भी कहता है कि इसमें आप कोर्ट की अवहेलना नहीं कर सकते। जब बात होती रही तो बाद में आकर के कोर्ट ने इनको ये भी चांस दिया था कि आप इस वाले अपने जो आपने ये दिया है, ट्वीट किया है, इस ट्वीट में थोड़ा सा फेरबदलाव कर लीजिए या फिर आप माफी मांग लीजिए, जिससे क्या है कि आप इस दायरे से दूर हो जाएंगे, आप पर जो भी क्रिमिनल का जो मुकदमा जायज लगाया जा रहा है वो नहीं लगेगा। लेकिन ये नहीं माने, मान की नहीं, जो होगा वो देखा जाएगा। मैं न तो अपने बयान को वापस लेने वाला, जो मैंने ट्वीट किया है वो सेम वही ट्वीट होगा,
और दूसरी बात कही इन्होंने ये वाली कि ना ही मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, इसमें कोई बदलाव करने वाला हूँ। अगर आपने ये सब किया है, क्योंकि ये जनता के लिए अलाउ नहीं है, तो आप भी क्यों कर सकते हैं, सबके लिए कानून बराबर होता है। ये वाली बात इन्होंने यहाँ पर कही थी। अब इस वाली बात को लेते हुए ये केस चलता रहा। कुछ समय के बाद आपको पता होगा कि ये जो है हमारे प्रशांत भूषण जी को लास्ट में आकर के जो इनके ऊपर केस जो ये लगा था, तो उसका इन्होंने 1 रुपए का अर्जाना भरा था, मात्र 1 रुपए का, है ना, मात्र 1 रुपए का। क्योंकि भाई ये सक्षम थे बोलने के लिए। इन्होंने कह दिया कि आप कुछ भी कर लो, मैं अपने बयान को वापस नहीं लूंगा, ना ही मैं माफी मांगूंगा। मुझे पता है कि आर्टिकल 19 से वाक एवं अभिव्यक्ति की क्या दे रहा है, मुझे स्वतंत्रता दे रहा है, तो मैं कुछ भी बोलने के लिए सक्षम हूं। लेकिन ये चीज गलत है, इससे कोर्ट की कोई अवहेलना नहीं हो रही है, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ वर्ल्ड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपने ये गलत किया है, तो मैं इसके लिए ये ट्वीट अपना वापस नहीं ले सकता। तो इस बात को देखते हुए फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने इन पर 1 रुपए का मुकदमा लगाया। अच्छा, अब यहीं पर एक चीज और आती है हमारी दिमाग में। एक चीज ये आती है कि अब आप चाहें तो इस समय कोई भी चीफ जस्टिस हैं, उनके ऊपर इस प्रकार का कुछ भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि एक अवलेख बन जाता है भारत के संविधान में। अगर जैसे आर्टिकल 129 जो है हमारा, आर्टिकल 129 ये कहता है कि यदि किसी एक, जैसे ये थे हमारे वकील थे, इनके लिए क्या प्रावधान था, चीफ जस्टिस से इन्होंने इस तरीके से वार्तालाप किया, तो इसके लिए मात्र इनके लिए क्या लगा है, 1 रुपए का अर्जाना इन्होंने भरा। अगर अब आप एक आम आदमी भी इनसे कुछ ऐसा कहता है, तो उसके लिए भी क्या है, मात्र 1 रुपए का ही अर्जाना होगा ना, तो आपको जेल हो रही ना आपको कुछ और हो रहा, तो आप भी आजाद हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, है ना। तो ये आर्टिकल 129 ये है, ये कहता है कि आप कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र हैं। अगर ये कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र है और किसी भी एक क्रिमिनल को जिस चीज की सजा जो मिली है उतनी ही सबके लिए मिलेगी। ये कौन थे, हमारे वकील थे अच्छे खासे, तो इन वकील को क्या मिला था, मात्र 1 रुपए की सजा मिली थी, 1 रुपए का हर्जाना भरा था। अगर आप भी अब चीफ जस्टिस के लिए कुछ बोलते हैं तो आपका भी क्या हर्जाना, मात्र 1 रुपए आएगा। ये कौन कहता है कि आर्टिकल 129 ये कहता है कि भारत के संविधान में ऐसी भी व्यवस्था है, यदि किसी एक केस के लिए एक व्यक्ति को या जितने का हर्जाना बनना पड़ रहा है उतने का ही दूसरे व्यक्ति को उस केस के लिए बनना पड़ेगा। तो एक प्रकार से ये अवलेख बनाने की बात करता है, जो हमारे देश में एक बार हो गया उसी प्रकार से अगली बार सेम कंडीशंस के लिए वही चीज अप्लाई होगी। ऐसा नहीं है कि आपने चीफ जस्टिस से कुछ बोला तो आपको 1 रुपए की जगह 1 लाख रुपए का हर्जाना बनना पड़े। सुप्रीम कोर्ट आपको भी 1 रुपए का ही हर्जाना देने के लिए कहेगा, इससे ज्यादा नहीं कहेगा। क्योंकि ये अगर ज्यादा कहता है तो आप ये कह सकते हैं कि प्रशांत भूषण जी ने मात्र इस चीज के लिए 1 रुपए का हर्जाना दिया था, आर्टिकल 129 के तहत मैं भी 1 रुपए का हर्जाना दूंगा। तो ये एक अवलेख बन जाता है यदि एक बार ऐसा कुछ हो जाए तो ये सारी बातें जो हुई हैं हमारी, वो किसकी वजह से हुई हैं, वो सारी बातें हमारी इसी वजह से हुई हैं कि हमें कुछ भी बोलने का अधिकार है। ये आर्टिकल क्या कहता है, 19A इस बात को कहता है। आर्टिकल 19A अभिव्यक्ति की बात करेगा, जिसमें बोलना, मौन रहना, मीडिया को कुछ भी बोलना या झंडे को लहरा करके कुछ भी करना, ऐसे अधिकार के बारे में ये बात होती है। अब एक बात बताओ, आपने यहाँ कुछ भी बोला, क्या किया आपने यहाँ पर कुछ भी बोला, तो अब मैं आर्टिकल 19B की बात कर लेता हूं, मतलब 2 वाले आर्टिकल की बात करता हूं, 19(2) की या 19(ख) की बात करता हूं। अब यहाँ अभिव्यक्ति हो गई, अभिव्यक्ति मतलब आपने बहुत अच्छा खासा बोल लिया। अच्छा खासा बोलेंगे तभी आपके पास क्या होगी, एक सभा होगी, एक असेंबली आप बना सकते हैं। जब तक आप अच्छा नहीं बोलेंगे तो सभा नहीं बन सकती, एक असेंबली नहीं बन सकती। तो यहाँ पर क्या है, एक प्रकार से संगठन की बात कर लें, एक प्रकार से सभा बनाने की मैं बात करूं, तो पहले तो आप बोल के देखो अच्छा खासा, जब अच्छा खासा बोल लें तो फिर आप क्या बना सकते हैं, सभा बना सकते हैं। एक प्रकार से यहाँ पर क्या है, असेंबली का निर्माण कर सकते हैं। क्योंकि सब लोग जब अच्छा बोलेंगे, तो अगर मैं अच्छा नहीं बोलूंगा तो आप लोग यहाँ क्यों रुकेंगे, आप खड़े होकर के चले जाएंगे। अब मैंने अच्छा, पहले वाले आर्टिकल ने तो कह दिया कि बेटा अच्छा बोल, तो मैंने अच्छा बोल दिया। अब दूसरा वाला आर्टिकल फिर कहता है, ये मैं मतलब एक तरीके से कहानी सी बना रहा हूँ जिससे आपको याद हो जाए। अब पहला वाला आर्टिकल कह रहा है कि अच्छा बोला होगा, अभिव्यक्ति है, कुछ भी बोल सकता है। तो मैंने अच्छा बोला तो मेरे पास क्या हो गई, लोग बाग इकट्ठे हुए, एक सभा आ गई, एक असेंबली हो गई मेरे पास में, है ना। अब मेरे पास असेंबली हो गई, जब मैं बहुत अच्छा बोल रहा हूँ, अब कमेटी मेरे पास में, एक असेंबली मेरे साथ जुड़ी हुई है, आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो क्या है कि एक प्रकार से एक संगठन बन गया मेरा। अब मैं उसी में से क्या कर सकता हूँ, कुछ बच्चों को, जैसे आप में से कुछ बच्चों को उठाकर एक संगठन बना सकता हूँ, उनके लिए स्पेशल फिर क्लास स्टार्ट कर दूं, फिर उनसे कहूँ कि आपको ये एग्जाम पास करना है, तो वो एक मेरा संगठन हो गया अलग से। वो कहेगा आर्टिकल 19C। अब ये तीसरा आर्टिकल 19(1) कहता है अभिव्यक्ति, तीसरा कहता है कि सभा बना सकते हैं आप लोग, और दूसरा कहता है सभा बना सकते हैं, और तीसरा कहता है क्या,
संगठन का भी निर्माण हो सकता है। यहाँ पर क्या हो सकता है, संगठन का निर्माण हो, ये वही जो अभी हम लिख के आ रहे हैं ना, उन्हीं को मैं थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक, तो तीसरा क्या कह रहा है कि हम सभा बना सकते हैं। चौथी बात करो, देखो फिर क्या है। अब देखो आपने सभा बना ली है, अब आप सभा बना लेंगे तो फिर आर्टिकल 19C ने तो ये कहा कि आप सभा बना सकते हैं, 19A ने कहा कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, 19B ने कहा कि आपने अच्छा बोला है तो आपने एक सभा बना ली, एक असेंबली का निर्माण हो गया है। दूसरी बात करें तो फिर आपने उसी असेंबली में से एक संगठन का निर्माण कर लिया। जैसे ही आपका संगठन बन गया तो फिर अब आप क्या करेंगे, चारों तरफ घूमेंगे फिरेंगे, संचरण करेंगे, है ना। तो जो 19(4) है हमारा, या फिर मैं डी की बात करूं तो 19D जो है वो संचरण की बात करता है। संचरण का मतलब है फ्रीली कहीं भी घूमना, है ना, आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं। तो पूरे भारत के अंदर क्या है, हम संचरण करेंगे। भाई सबसे अच्छा बोला, सभा बनी, उसमें से संगठन बना लिया, अब हम घूमने जा रहे हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, पूरा संगठन एक साथ चल रहा है तो कोई उन्हें दिक्कत परेशानी नहीं है ना। अकेला है तो उसे कोई भी पीट पाट के घर बैठा देगा, अब एक साथ संगठन जा रहा है तो उसमें कोई कुछ नहीं कह सकता हमसे। ठीक, उन्हें चार्ज में लगा दे, थोड़ी देर ही चल पाएंगे, आ रही होगी अब तो। मैं ये बता रहा था कि ये सारे के सारे अधिकार तो हमने ले लिए, ये सारे अधिकार हमें मिले हुए मौलिक अधिकारों में से आर्टिकल 19 के अंतर्गत ये सारी चीजें आ गई हैं। अब इन सारी चीजों के अंतर से क्या है, ये कहना चाह रहे हैं, ये काम करने से अगर भारत की एकता अखंडता प्रभावित हो रही है तो वो काम आप नहीं कर सकते। ऐसा करने पर आपको दोषी सिद्ध कर दिया जाएगा और कोई भी किसी प्रकार का केस आपके पास लग सकता है। दूसरी बात यहाँ पर करें तो जैसे मान लो एक हमें संचरण करने की बात कही थी, कहीं भी घूमने जाने की बात कही थी। अब आप जैसे बॉर्डर पे चले जाएं, वहां कहें कि भाई अब मुझे यहाँ थोड़ा सा घूमना है, देखना है कैसा लग रहा है, सुरक्षा लगी हुई है, डिफेंस एरिया है, डिफेंस एरिया में जाकर के वहाँ आप जाकर कह रहे नहीं नहीं मुझे घूमना है, आप AGC साहब थोड़ा सा साइड में हट जाओ, कर्नल जी आप थोड़ा हटना, मुझे थोड़ा घूम के आना है क्योंकि मुझे स्वतंत्रता है। ऐसा अगर आप कर रहे हैं तो ये भी आप क्या है, कोई ना कोई अपराध कर रहे हैं और उस अपराध की दृष्टि से आपके पास कोई भी मानहानि का केस लगा करके कुछ भी दिक्कत आपके साथ हो सकती है। तो सुरक्षा जो है डिफेंस एरियाज है वहां पर आप घूम नहीं सकते, ये एक प्रकार से अपवाद में दिया गया है। दूसरी में बात करूं तो कोई ऐसा काम नहीं कर सकते आप जिससे पब्लिक को कोई दिक्कत हो रही हो, या फिर ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे किसी का मोरल डाउन हो रहा हो, किसी को दिक्कत परेशानी हो रही हो, आपने किसी से कुछ बोला। अब ऐसा नहीं है कि आपके पास बोलने की स्वतंत्रता है और अमेरिका के ट्रंप जी आ रहे हैं, आप गाली गलौज कर रहे हैं उनसे, है ना, आते ही भौंकने लग जाएं कि हाँ हम तो स्वतंत्र हैं, कुछ ही बोल सकते हैं, तो पकड़ के फिर पुलिस आपको ढंग से बना देगी स्वतंत्र, है ना। तो ये क्या है कि हम पब्लिकली कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे पब्लिक को वो दिक्कत हो, परेशानी हो। हम किसी का मोरल डाउन करने वाला ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जिससे कोई दिक्कत परेशानी हो। कोर्ट की अवहेलना नहीं कर सकते, है ना, कोर्ट की अवहेलना इसी की वजह से तो उन पर लगाया गया था, प्रशांत भूषण के ऊपर वो केस लगाया गया था। दूसरी बात करें कि विदेश से कोई भी व्यक्ति आ रहा है तो उसके बारे में कुछ आप नहीं कह सकते, उसके बारे में कुछ उल्टा सीधा नहीं कह सकते, है ना। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि इन पर ये जो है हमारा इन एरियाज में, इन जगह पर हम ये काम नहीं कर सकते, चाहे आपको भले ही ये स्वतंत्रता मिली हुई है या फिर नहीं भी मिली हुई है। तो ये सारी चीजें आपने देखनी होगी। आर्टिकल 19A क्या कहता है, अभिव्यक्ति, ये सभा, ये संगठन, ये कहीं भी घूमने जाने की व्यवस्था की बात करेगा और ये कहीं बसने की व्यवस्था की बात करता है। संपत्ति का अधिकार खत्म हो चुका है, ये व्यापार, कहीं भी आप कुछ भी व्यापार कर सकते हैं। एकता अखंडता को यहाँ पर भंग नहीं किया जाए, ठीक है। सुरक्षा, डिफेंस एरियाज में घूम नहीं सकते, पब्लिक को परेशान कर नहीं सकते, कोई ऐसे शब्द बोल नहीं सकते जिससे पब्लिक में दिक्कत हो। यहाँ पर क्या है, ये किसी का मोरल डाउन हम कर नहीं सकते, कोर्ट की अवहेलना हम कर नहीं सकते, विदेशी लोगों के बारे में हम उल्टा सीधा कुछ कह नहीं सकते। तो ये सारी जगह, ये एरियाज ऐसे हैं जो यहाँ पर ये चीजें लागू नहीं होती हैं। यदि ऐसा जगह पर ऐसा कुछ करते पाएंगे तो आप यहाँ पर अपराध की दृष्टि में रहेंगे। इसके बाद देखें तो क्या है, ये समझ में आ गया ना, जो ये था ना, ये वाला जो पॉइंट था, यही सारी चीजें जो यहाँ पर दे रहे हैं कि कहीं भी घूमने की, भारत में कहीं भी घर बनाने की, संपत्ति का अधिकार हटा दिया है आर्टिकल 19A में, अब ये कानूनी अधिकार बन गया है, ठीक। 44वें संविधान संशोधन 1978 में ये हटाया गया था, ये याद रखना। आनंदी जी 10 मिनट से बोल रही हैं, कोई भी मत सुनो। अब बोलो, अब सुन रहा हूं मैं,
सर आवाज नहीं आ रही, अब तो आ रही है, सब ठीक हो गया। अब आवाज आ रही है सब लोगों को? आगे बढ़े अब देखो आगे देखेंगे इसके बाद में। तो ये 19 वाला आर्टिकल था हमारा, वो 19 आर्टिकल कुछ इस प्रकार से बात करता है। 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता की ही बात हो रही है, ठीक है। तो 19 के अंतर्गत ये सारी चीजें आ गई जो आपने देखी। 19 के बाद अगर हम लोग देखें तो क्या है, ये डिस्कस कर ही लिया है क्या हुआ क्या नहीं। अब आर्टिकल 20 की बात करें। आर्टिकल 20 क्या कहता है, अपराधियों की दोषा सिद्धियों के संबंध में संरक्षण की बात करता है। एक बार लिखो फिर बताता हूं। अब तो आवाज आ रही है बेटा, अब तो देखो चेक करो आवाज आ रही है। आप रिफ्रेश कर लो एक बार अपना फोन। ऊपर पूछना, ऊपर ऊपर चल के पूछना, ऊपर चल के इसको सुनो। अब आर्टिकल 20 पढ़ा लूं मैं, उसके बाद पूछना। आगे देखो इसमें क्या है। ये अचानक 20 से 7 पे कैसे पहुंच गए आप? याद आ गया अचानक से ना। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, अपराधियों के दोषा सिद्धि के संबंध में अधिकार की बात कर रहा है। अब अपराधियों के दोषा सिद्ध के संबंध का मतलब ये कहना है, शुद्ध भाषा में आप इस तरीके से समझ सकते हैं इस वाले पॉइंट को, कि यहां पर ये कहना चाह रहा है, ये आर्टिकल जो 20 है ना, ये हमसे इस वाली बात को कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी व्यक्ति है जब तक अपराधी नहीं होगा, अपराधी नहीं होगा जब तक सुप्रीम कोर्ट उसे अपराधी घोषित नहीं कर देता। अब देखो ये आर्टिकल 20 ये कहना चाह रहा है, अपराधियों की दोषा सिद्धि के संबंध में अधिकार या संरक्षण की बात कर रहा है। तो ये इस प्रकार से कहना चाह रहा है, मान लो कि आपने कोई भी कुछ काम किया, ऐसा केस कर दिया जिसमें आप अपराधी हैं गवर्नमेंट की नजर में। इसके एग्जाम्पल पे बात करें तो जो कन्हैया कुमार है, कन्हैया कुमार ने मतलब एक जगह पर ऐसा कुछ बोला था, मतलब टुकड़े टुकड़े कुछ होंगे, ऐसा कुछ उसने स्पीच वगैरह कुछ कर दिया था। तो गवर्नमेंट ने उसको क्या मान लिया, एक अपराधी घोषित कर दिया। लेकिन आज भी उसके साथ में पुलिस कस्टडी के साथ रहता है, वो पुलिस उसके सुरक्षा गार्ड में लगी हुई है। बाकी आप कुछ भी करें, फ्रीली कहीं भी घूम रहा है, कहीं भी जा रहा है, लेकिन उसे सजा नहीं हो रही। उसका कारण है कि अभी उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या है, अपराधी घोषित नहीं किया। तो आर्टिकल 20 समय यही कहना चाहता है कि अपराधियों की दोषा सिद्धि के अधिकार में जब तक सुप्रीम कोर्ट अपराधी घोषित नहीं करेगा, तब तक किसी भी व्यक्ति को अपराधी नहीं माना जाएगा। पहली बात तो ये कहना चाह रहा है। तो पहली बात तो ये देख लो, इसमें क्या है कि अपराधियों के लिए क्या है, तब तक उसे अपराधी घोषित नहीं किया जाएगा, तब तक सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह देता कि हाँ ये अपराधी है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात करें तो यहां पर 3 चीजें दी गई हैं इसके साथ साथ, ठीक। अब वो 3 चीजें कौन कौन सी दी गई हैं वो चीज समझेंगे। पहला पॉइंट तो इसमें यह कह रहा है कि अपराध के समय जो होगा, मतलब जैसे मान लो कि आपने कोई अपराध किया, देखो पहली बात तो ये कहना चाह रहा है कि अपराध के समय का जो कानून होगा वही लागू किया जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये भी आर्टिकल 20 ही कह रहा है हमसे।
ये कहना चाह रहा है कि मान लो जैसे अब चल रहा है क्या 2022, अब 2022 में एक ऐसा विचार है, यहां पर एक ऐसा कानून है कि अगर आपने किसी का हाथ पैर तोड़ा है तो आपको 1 साल की सजा होगी। ये 2022 में है ना। मान लो कि आपने लड़ाई झगड़ा किया और आपने किसी का हाथ पैर तोड़ दिया, क्या हुआ? 3 महीने की होती है। अच्छा, मैं कह रहा हूं कि मान लो ऐसा है मैंने ये नहीं कहा कि 3 महीने की है। 3 महीने की भी तो उसके लिए होती है जो बिना अपराध के ने ले लिया जाता है। आपने कोई अपराध नहीं किया, मैं आपको उठा लाऊं, मैं कहूं 3 महीने तक तो आप रहेंगे, वो 22 में समझाएंगे, अभी थोड़ी देर रुक जाओ। हाँ बिल्कुल 3 महीने की होती है। मैंने कब कहा कि 3 महीने की नहीं है, पर लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं, मैं उस 3 महीने की बात नहीं कर रहा, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा था। तो देखो 2022 में मान लो कि एक ऐसी सजा सुनाई जाएगी, यदि आपने हाथ पैर तोड़ दिए तो इसके लिए क्या दिया जा रहा है? 1 वर्ष की मतलब सजा दी गई है, मान लो ऐसा माना जा रहा है ना। अब क्या होता है, आपने यहाँ पर लड़ाई लड़ी, किसी का हाथ पैर तोड़ दिया, धीरे धीरे आप चले गए आप 2025 में। 2025 में जाकर के ये कानून हो गया चेंज। अब ये कानून ये कहता है कि किसी के हाथ पैर तोड़ेगा तो उसे फांसी की सजा होगी, है ना। अब ये 2025 में जा रहा है, फांसी की सजा सुनाएगा। आपने अपराध कब किया था? 2022 में। केस कब से चल रहा है? 2022 से चल रहा है। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह पाया कि हाँ बाकी में इसी ने तोड़े, मतलब हमें ये चीज नहीं मिली है। अभी सबूत इकट्ठे किए जा रहे थे, सबूत इकट्ठे करते करते 2022 में पहुंच गए। अब 2022 में 25 में पहुंच गए, तो अब यहां पर कानून चेंज हो गया है। हाथ पैर तोड़ने वाले के लिए फांसी की सजा सुनाई जा रही है। आप तोड़ चुके हैं कब? 22 में। 22 का केस 25 में जाकर के फाइनल हुआ और पता चला कि इस केस का क्रिमिनल अब यही है, यही अपराधी है। तो अब आपसे ये कहा जा रहा है कि अब आपको फांसी की सजा सुनाई जाएगी। तो आप ये कहते हैं कि आर्टिकल 20 के अंतर्गत ये दिया गया है कि जब मैंने क्या किया था, अपराध किया था, उसी समय का कानून मेरे ऊपर लागू होना चाहिए। तो ये यही कहना चाह रहा है कि अपराध के समय का कानून जो है वही लागू होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2025 में अब फांसी की सजा हो गई तो मुझे फांसी दे दी जाए। ये फांसी देने की बात न करेगा, ये किसकी बात करेगा? ये केवल बात करेगा यहाँ पर 1 साल की ही इसको क्या होगी? सजा होगी। क्या होगी? 1 साल की सजा होगी। तो इसका मतलब है कि अपराध के समय का जो कानून था उसी समय का कानून आपके ऊपर लागू होगा, चाहे वो कितने भी वर्ष बाद क्यों ना आपको अपराधी घोषित किया गया हो। पहली बात तो यहाँ पर ये कह रहा है। दूसरा यहां पर पॉइंट ये याद रखना है आपको कि एक अपराध के लिए एक बार सजा होगी। आपने मूवी देखी होंगी, मूवियों में तो ऐसा चलता रहता है कि 1 मर्डर कर लो तब भी मुझे जेल जाना है, 2 मर्डर कर दो तब भी जेल जाना है, तो कर लो 4-6। ऐसा रियल लाइफ में नहीं है। अगर 4-6 करेंगे तो 4-6 बार का जिंदगी खत्म ही है फिर तो तुम्हारी। कहने का मतलब यह है कि यहां पर थोड़ा सा समझने में यह चीज है कि एक अपराध के लिए 1 ही बार सजा होगी। जैसे मान लो कि आपने किसी का मर्डर कर दिया और मर्डर करने के बाद आप चले गए जेल। अब जेल जाकर के आपको 10 साल की कैद हुई, मतलब सजा हुई। अब 10 साल के बाद आप जेल से वापस आ गए। अब 10 साल के बाद वापस आ गए तो अब 10 साल के बाद आपने मान लो कोई दूसरा केस कर दिया, दूसरा मर्डर कर दिया किसी और व्यक्ति का। अब उसने भी आपके पास केस ठोक दिया, तो अब फिर दोबारा से आप चले जाएंगे जेल। लेकिन ऐसा नहीं है कि मान लो कि आपने जो पहला मर्डर किया था, अब उसके बाद फिर से आप सुप्रीम कोर्ट के सामने आमने घूम रहे हैं, न्यायाधीश के सामने घूम रहे हैं, अब वो कहे कि बेटा तूने मर्डर किया था, आजा दोबारा से तुझे जेल में डाल देता हूं। ऐसा नहीं होगा। तो वहां पर आप ये कह सकते हैं कि पहले जो जिस केस के लिए मुझे सजा मिल चुकी है उसके लिए दोबारा सजा नहीं मिलेगी। ये वाली बात कौन कहता है? आर्टिकल 20 कहता है। आर्टिकल 20 इस बात को भी कह रहा है कि एक अपराध के लिए केवल 1 बार ही सजा होगी, दोबारा सजा नहीं होगी। ये आर्टिकल 20 कह रहा है। अगर आप सेम प्रकार का कोई भी ऐसा ही आप क्या करते हैं, कोई भी अपराध दोबारा कर देते हैं तो दोबारा सजा होगी, लेकिन जो पहले अपराध किया था उसके लिए दोबारा सजा आपके लिए नहीं होगी। तो ये कौन कहता है? ये भी आर्टिकल 20 ही कह रहा है। पहली बात क्या कही इसने? अपराध के समय का कानून ही लागू होगा। दूसरी बात क्या कह रहा है कि अपराध के लिए 1 बार ही क्या होगी? सजा होगी। और तीसरी बात ये कहना चाहता है कि खुद के विरुद्ध में क्या है, कोई भी स्पीच आप देने के लिए बाध्य नहीं होंगे, मतलब अपने खिलाफ कुछ भी आप बोल नहीं सकते, ऐसा कुछ करके कहता है। तो खुद के विरोध में गवाही
नहीं देने की भी बात करता है ये, ठीक है। तो खुद के विरोध में आप गवाही नहीं दे सकते। अब मान लो ऐसा होता है भारत के अंदर भी देखो तो यूपी में ज्यादा होता है। आपने कोई भी मतलब अपराध किया नहीं है, अब पुलिस वाले आए और आपको उठा ले गए, है ना। गली में एक कुत्ता मरा था, उन्हें पता लगी कि कुत्ता इसी ने मारा है, लेकिन मारा नहीं था, मारा किसी और ने था। अब पुलिस वाले आ गए, अब ले गए, अब वो कह रहे हैं कि बेटा कुत्ता तू नहीं मारा था। वो कह रहा नहीं साहब मैंने नहीं मारा था। और उसकी इतनी धुलाई और पिटाई और कुटाई होती है कि न मारते हुए उसे यही कहना पड़ता है कि हाँ मैंने ही मारा था, है ना। ऐसी स्थिति भी आ जाती है। तो ये यूपी वाली पुलिस अच्छा खासा कर लेती है ऐसा। राजस्थान की भी ऐसे ही, तो राजस्थान में भी ऐसा। देखो तो एक और बात देखो, 3-4 जगह की पुलिसों में क्या हुआ था, एक बार बहस हो गई। जैसे मान लो एक अमेरिका की पुलिस ले लो, है ना, एक यूएसए की पुलिस हो गई, एक ब्रिटेन की थी, है ना, ब्रिटेन की, और एक हमारी इंडिया की, और एक ले लेते हैं हमारा जापान, है ना, जापान की ले लेते हैं, जापान की, ठीक। अब ये सारी पुलिस थी। अब इनसे क्या एक वो कराया गया कंपटीशन के, कहाँ की पुलिस अच्छी है, कहाँ की पुलिस अच्छी नहीं है, ऐसा देखा। अब इंडिया वाले तो कह रहे हैं कि हमारी यहाँ की अच्छी पुलिस है, ब्रिटेन वाले अपने यहाँ की, जापान के अपने, यूएसए के अपने यहाँ की पुलिस की अच्छी बता रहे हैं। अब इनके पास एक प्रैक्टिकल दिया गया, है ना। प्रैक्टिकल क्या था वो समझो। प्रैक्टिकल ऐसा था, पहले आता है हमारा जापान, है ना, जापान को लेते हैं। जापान के लिए क्या किया गया कि एक कुत्ते को, कुत्ता ही मरा था, उसी के ऊपर बहस हो रही थी। एक कुत्ते को पकड़ा, और कुत्ते को पकड़ने के बाद कैसे बनता कुत्ता, छोड़ो बात, फिर कभी सीखेंगे बनाना तो, है ना। एक कुत्ते को पकड़ा और उस कुत्ते को जाकर के जंगल में छोड़ दिया। अब जंगल में छोड़ने के बाद उससे कह दिया कि अब इसे 1 घंटे तक घूमने दो। 1 घंटे तक घूमने दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 1 घंटे तक घूमने दिया तो उसके बाद फिर कहा कि अब इसे सर्च करो। ऐसा किया गया तो जापान की पुलिस ने 12 घंटे के अंदर अंदर उस कुत्ते को ढूंढ लिया और उसे सामने पेश कर दिया। चलो कोई बात नहीं। अब ब्रिटेन की पुलिस की बारी आती है, सेम कंडीशन इसके साथ अप्लाई की गई। 1 घंटे तक कुत्ते को छोड़ दिया गया और फिर कहा कि अब इसको ढूंढ के लाओ। अब इसने क्या किया, इसने मात्र 4 घंटे में आकर के कुत्ते को, 4 घंटे में आकर के कुत्ते को ढूंढ लिया और उनके सामने पेश कर दिया। तो ये पुलिस और ज्यादा अच्छी निकली है ना। अब आ जाए यूएसए के पास, अमेरिका के पास पहुंच गए। अमेरिका में भी इसी प्रकार से प्रैक्टिकल दिया गया। अब अमेरिका वालों ने सैटेलाइट वेटेलाइट लगा लूगू करके सब कुछ करते हुए 10-15 मिनट में कुत्ते को निकाल दिया कि देखो ये रहा कुत्ता आपका। 10 मिनट में ये आगे बेटा लेकर के कुत्ते को। अब नंबर आता है महान लोगों का, इंडिया वाले का। सेम प्रैक्टिकल इनके लिए दिया जा रहा है। इंडिया वाले गए, इंडिया वालों के लिए जंगल में एक कुत्ता छोड़ दिया। अब इनसे कही कि अब इसे ढूंढ के लाओ। बेटा ढूंढने के लिए जा रहे हैं पुलिस वाले, देखो ये गए। अब जाने के बाद जंगल में इन्हें 1 महीना तो हो गया, अभी कुत्ते को लेके नहीं आए। अच्छा, इनके पीछे अब ये सारी पुलिस लगी है कि ये पुलिस वाले गए कहां। अब ये यूएसए की, ब्रिटेन की, जापान की पुलिस मिलके ढूंढ रही है इन पुलिस वालों को कि इंडिया वाले गए कहां, जंगल में छोड़े थे कहां चले गए। अब ये मिलते हैं कहीं पर, एक मतलब एक रहठान सी बना लेते हैं जगह से, पेड़ वेड़ों के बीच में। अब वहां पर किसी सूगर को ले आते हैं पकड़ के और सूगर को यहाँ लटका लेते हैं ऐसे करके। अब सूगर की ये धुलाई पिटाई करते हैं अच्छी तरीके से। अब कहते हैं सूगर से कि बेटा तू ही कहे कि मैं ही कुत्ता था। अब वो कुत्ता ढूंढने में नहीं लग रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अब तू कह बेटा कि मैं ही कुत्ता हूं, हम कुत्ता ढूंढने आए थे, तू सूगर नहीं है तू कुत्ता है, अब तू यही कहे। तब तक तू नहीं कहेगा तब तक तेरी ठुकाई होती रहेगी। अब वो कैसे कहे भैया। तो यहाँ पर क्या है, इस प्रकार की चीज है कि जो नहीं है उसको भी इंडिया वाले बनाने की कोशिश कर लेते हैं। तो ऐसी चीज को आपको देखना है तो इंडिया महान है, इसमें कुछ भी हो सकता है। बाकी आप इस आर्टिकल को समझो। ये आर्टिकल क्या कह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि अपराध के समय का कानून ही हमारे ऊपर लागू होगा, चाहे समय कितना भी हो जाए, और एक अपराध के लिए केवल एक बार आपको सजा दी जाएगी और खुद के विरोध में आप कुछ भी गवाही नहीं दे सकते। अगर पुलिस वाले आपको पकड़ के ले जा रहे हैं और आपकी पिटाई कर रहे हैं तो आप बिल्कुल कह दो कि हाँ ये काम मैंने किया था, लेकिन कोर्ट के सामने जाकर के आपका जो सच्चाई है उस चीज को वहां पर बोल सकते हैं आप। क्योंकि यहाँ पर सच्चाई बोलने से आपके यहाँ के बयान मान्य न होकर के जो आप वहां पर खड़े होंगे उसमें आप क्या कहते हैं कोर्ट में जाकर के खड़े होंगे तो वहां के बयान आपके मान्य होंगे। तो इसलिए आप यहाँ पटने के बजाय कह देना कोई दिक्कत नहीं मैंने किया, ले चल बेटा, तो 24 घंटे के अंदर अंदर जाकर के वो आपको देगा कोर्ट में, तो वहां पर आप बयान दे देना जो रियलिटी था वो। क्योंकि वो भी जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट को भी पता है इस चीज का कि ये पीट के ये बिल्कुल कुछ भी खिलवा सकते हैं। इससे जब सुगर को कुत्ता बना सकते हैं तो यहाँ पर क्या हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो ना। तो ये वाली स्थिति हमारी आती है इसमें। अपराधों की जो दोषा सिद्धि के संबंध में संरक्षण था
आर्टिकल जो 20 था वो इसी बात को कहता है, और इसमें तब तक अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता किसी भी चीज को जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं कहेगा। दूसरी बात कहें यहाँ पर अपराध के समय अपराध का कानून, एक अपराध के लिए एक बार आपको सजा मिलेगी और खुद के विरोध में कोई भी गवाही आप नहीं देंगे। लिख लो, इतना नहीं लिख पाए तो भारत में तो अब देखो यहाँ पर क्या है, आर्टिकल 21 की बात करें तो आर्टिकल 21 क्या कहता है इसको भी थोड़ा सा समझेंगे। प्राण एवं देह की स्वतंत्रता की बात करता है आर्टिकल 21 जो है। प्राण एवं देह की स्वतंत्रता की मैं बात करूं तो यहां पर क्या है, एक तो आपको पर्सनल लाइबिलिटी की बात करेगा, एक आपकी लाइफ की बात करेगा। ठीक, ये दो प्रकार की बात करेगा। कैसे करेगा वो चीज समझेंगे। देखो प्राण जो है आपके, मतलब आपकी ये लाइफ की बात कर रहा है, जिंदगी की बात कर रहा है, इसे बचाने की कह रहा है आपसे कि बचा लो इसको। इसका मतलब ये है कि आपको कोई, एक तरीके से बात करूं कि कोई आपको अगर जान से मारना चाह रहा है तो ये वहां से भी आपको बचाने की बात करेगा। दूसरी बात करें तो आपको पता होगा एक पर्यावरण शब्द भी यहीं पर जोड़ा गया है। पर्यावरण जो है, जैसे मान के चलो, जैसे पर्यावरण की बात करें तो जैसे आप प्राण की बात करते हैं तो भाई जब आपको स्वच्छ वातावरण नहीं मिलेगा तो आपकी हेल्थ खराब होगी कि नहीं होगी। तो हेल्थ की यहाँ पर बात की गई है, तो जब आपको एक वातावरण, स्वच्छ वातावरण नहीं मिल रहा है तो आपकी हेल्थ खराब होगी। तो इसलिए ये कहना चाहता है कि आपका जो पर्यावरण है वो भी कैसा रहना चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए, उसमें गंदगी ना हो। जैसे आप बाइक चला रहे होते हैं, अब उसमें पॉल्यूशन दे रही होती है, या फिर गाड़ी कार चला रहे होते हैं उसमें पॉल्यूशन होता है जगह जगह, तभी तो ये पॉल्यूशन के लगाए जाते हैं कि पॉल्यूशन ज्यादा ना हो। अगर पॉल्यूशन है तो आपकी गाड़ी को जब्त कर लिया जाता है, पुलिस वाले ले जाते हैं उठा करके। तो यहाँ पर पहली बात तो ये कहा जा रहा है कि आपको जो पर्यावरण है वो आपको स्वच्छ रखना है, बढ़िया रखना है। दूसरी बात करें तो यहाँ पर क्या कह रहा है लाइफ के प्रति, ये कह रहा है आत्महत्या। जब आप अपने यहाँ पर प्राण की बात कर रहे हैं, अपनी लाइफ बचाने की बात कर रहे हैं, तो आपसे ये भी कह सकते हैं जब कोई आपकी जान नहीं ले सकता तो आप खुद भी अपने आप को आत्महत्या नहीं कर सकते अपने आप की। मान लो कि आप तंग आ गए किसी से और तंग आकर के आप फांसी लगाने की सोच रहे हैं कि अब तुम नहीं रही तो मेरा क्या होगा। ऐसी स्थिति अगर आपने फांसी लगा ली, अगर आप भगवान को प्यारे हो गए तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो आप भगवान को प्यारे नहीं हुए और किसी ने पुलिस को खबर कर दी, तो अब पुलिस वाले आएंगे और आपको आईपीसी की धारा 309, आईपीसी की धारा 309 के तहत उठा करके ले जाएंगे और फिर कहेंगे कि यार तुम ही तो भारत का फ्यूचर हो, तुम क्यों बर्बाद होना चाह रहे हो, तुम्हारे बिना दुनिया में है क्या। आपको समझाया जाएगा, दो चार दिए भी जाएंगे, लेकिन सोच समझ के छोड़ दिया जाएगा, कुछ ज्यादा खास इसमें होगा नहीं। तो कहने का मतलब है कि ये प्राण वाली जो स्थिति है, लाइफ वाली जो स्थिति है, पहली बात तो पर्यावरण स्वच्छ रखने की भी बात इसी में कही गई है। दूसरी बात, यहीं पर आत्महत्या आप नहीं कर सकते, खुद से अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं कर सकते, ये भी बात कही गई है। तीसरी अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो तीसरी बात जो आती है यहीं पर, वो आती है हेल्थ की। हेल्थ का मतलब है कि अब आपका जो स्वास्थ्य है वो एकदम बढ़िया रहना भी चाहिए। तो जो आपकी हेल्थ है, स्वास्थ्य है आपका, वो भी अच्छा होना चाहिए, इस वाली बात को भी यहां पर कहा जाता है। अब देखो दूसरी बात क्या है, ये पर्सनल जो है हमारा देह की स्वतंत्रता की बात करता है, खुद की। अब पर्सनल जो लाइबिलिटी है इसके अंदर क्या क्या चीजें रखी गई हैं वो भी समझो। सबसे पहली बात करता है ये एकांतवास की। जैसे आप पर्सनल अपने खुद की बात करें, किसी को पसंद होता है कि 10-15 लोगों में बातें बनाते रहो रात दिन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। एक इकट्ठा ग्रुप बना लिया 10-12 लोगों का, अब हम उसमें बातें कर रहे हैं, अच्छा लगता है किसी को। जैसे किसी को पसंद है 10 लोगों में बात करना, बतियाना, और किसी को पसंद होता है एकांतवास, केवल एक रूम के अंदर एक ही रहना चाहिए, है ना, ऐसा होता है, एक रूम में एक ही, दूसरे की आवश्यकता नहीं है। तो एकांतवास जो है हमारा वो पर्सनल लाइबिलिटी के अंदर आता है, हमारी देह स्वतंत्रता के अंतर्गत आ जाता है। पहली बात तो यहां पर ये कही गई है, ठीक। तो ये भी प्रावधान यहीं पर है।
दूसरे की अगर मैं यहां पर बात करूं तो दूसरी ये वाली बात करता है कि जो हमारी निजता है, निजता का मतलब एक तरीके से हम ये समझ सकते हैं, जो हमारी प्राइवेसी है उसे हमसे कोई छीन नहीं सकता। प्राइवेसी का मतलब है जैसे कि आप सुबह से शाम तक चैट कर रहे हैं, कोई दूसरा सामने वाला बंदा कहता है कि बेटा इसका पासवर्ड दियो, तो आप पासवर्ड नहीं मांग सकते उससे, है ना, पासवर्ड ले ही नहीं सकते, कहने का मतलब ये है। तो जो निजता होती है, सबकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ जो है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता कौन क्या कर रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ 2017 में एक केस दिल्ली के अंदर आया था। दिल्ली के अंदर ऐसा केस था कि वहां पर एक महिला थी, शादीशुदा थी, और वो रात के 2, 2:30, 3 बजे के तकरीबन किसी और से बात कर रही थी जो उसका बॉयफ्रेंड था या जो भी था, वॉटएवर। उसके हस्बैंड ने उससे कहा कि मुझे अपना फोन चेक कराओ, किससे बात करिए इस समय, ऐसा वैसा। तो ऐसा कुछ हुआ, तो लड़ाई झगड़ा हुआ, तो उन दोनों का क्या हो गया, उसने उसको तलाक दे दिया। अब वो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जाती है कि ऐसा ऐसा किया है, इसने मुझसे शादी कर ली, तो इसका मतलब मुझे खरीद थोड़ी लिया, ये मेरा पर्सनल राइट है, ये मेरी निजता है, मैं चाहूं जिससे बात कर सकती हूँ, इसका क्या अधिकार है मुझसे पासवर्ड मांग ले। अच्छा, ऐसी स्थिति जब आई तो यहां पर क्या है, कोई किसी से पासवर्ड नहीं मांग सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इस स्थिति में आकर के यहां पर एक व्यवस्था जो की गई थी गवर्नमेंट की तरफ से, वो ये वाली व्यवस्था की गई कि जो अडल्टी जो हमारी है एक तरीके से उसको यहां से हटा दिया गया। और उसे हटाने के बाद अब ये कह दिया गया कि अब मान लो कि कोई शादीशुदा महिला है, अगर वो किसी से प्रेम करना चाहती है अपने हस्बैंड के साथ साथ भी, चाहे उसके हस्बैंड से अगर कोई लड़का है किसी महिला से प्रेम कर रहा है और उसके हस्बैंड को पता है या नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो, दोनों की अगर रजाबंदी है तो, उस महिला की और आपकी। लेकिन उसके साथ एक चीज जरूर है, अगर उसका हस्बैंड चाहे तो इस चीज के उसे गलत लगेगा कि यार मेरी वाइफ है किसी और के साथ में ऐसे ऐसे मतलब बातचीत हो रही है, तो वो उसको क्या दे सकता है, उसको तलाक दे सकता है। लेकिन वो उसे मना नहीं कर सकता, उसको फोर्स नहीं कर सकता कि आप इससे बातचीत मत करो। तो ये भी यहां से हट चुका है। अच्छा, एक चीज और है, यहां पर ऐसा होता था पहले, जैसे मान लो एक लड़का लड़की दोनों प्रेम में फंसे हुए एक दूसरे के, अब लेकर के भग गए। अच्छा, चाहे लड़का लेके जाए लड़की लेके जाए, मुझे ये समझ में नहीं आता कि पहले इसमें ऐसी स्थिति थी कि लड़के के ऊपर ही क्या है केस लगता था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मानता है कि ये लड़कियां बड़ी नॉर्मल कोमल सी होती हैं बेचारी, तो ये किसी की भी बातों में आ जाती हैं, बहल जाती हैं, चली जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा थोड़ी है कि मतलब लड़की को कोई लड़का लेके जा रहा है, दोनों भाग रहे तो हाथ पैर पकड़ के खींच के ले जा रहा होगा, चल 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 खींचता। भाई अगर फ्रेंडशिप हो रही है तो दोनों की क्या है, इच्छा है, कुछ भी हो रहा है तो दोनों की इच्छा है, कहीं भग रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं तो दोनों की इच्छा है ना। तो इसका मतलब है कि ये जो निजता है, उनका खुद की जो पर्सनल चीजें हैं उन पर कोई आक्षेप नहीं होता, चाहे यहाँ पर लड़की हो या लड़का हो, ये दोनों के लिए बराबर होना चाहिए। लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या था, यहाँ पर यह था कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो लड़के को क्या दोषी सिद्ध करता था अगर ऐसा कुछ पाया गया तो। अब दोनों को पकड़ा गया, अब लड़की आकर कह देती है नहीं नहीं साहब ये मुझे जबरदस्ती ले गया था, ऐसा कुछ नहीं। अब मुझे ये समझ नहीं आया कि उसे जबरदस्ती ले कैसे जा सकता है। तो यहां पर स्थितियां ऐसी हो जाती हैं। तो एकांतवास की भी बात यही करता है, निजता की बात भी यहीं पर यह करता है। तो ऐसी कुछ चीजें हमारे आर्टिकल 21 के अंतर्गत आ जाती हैं। प्राण एवं देह की स्वतंत्रता के अंदर 2-3 चीजें आपको याद रखनी है। एक पर्यावरण को स्वच्छ करने वाली, एक आत्महत्या को मतलब आप आत्महत्या भी नहीं कर सकते, एक हेल्थ। देखो यहां पर क्या हुआ था, इसमें एक स्थिति ये हुई, आर्टिकल 21 जो है हेल्थ के साथ साथ इसमें क्या किया गया, 82वां संविधान संशोधन हुआ। अब 82वें संविधान संशोधन के द्वारा जो शिक्षा है उसको जोड़ा गया और शिक्षा में कहा गया कि जो 6 से 14 साल के जो बच्चे होंगे उनके लिए क्या दी जाएगी, फ्री शिक्षा की बात की गई। अब इसी से रिलेट कर रहा है कौन, हेल्थ वाला। जब तक बच्चा 6 साल का नहीं है तब तक गवर्नमेंट क्या है आपकी हेल्थ की भी केयर करेगी। 6 साल से पहले की एज का बच्चा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 साल का बच्चा है, क्योंकि ये टीके वीके आपने देखा होगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर आप जा रहे हो तो वहाँ फ्री लगते हैं सारे के सारे टीके, 7-8 जो लगाए जाते हैं, शोल्डर पे सबके बना होगा निशान। तो उसका मतलब यह है कि 6 साल से पहले का बच्चा है, उसकी देखरेख भी करने की व्यवस्था किस पे, उसकी हेल्थ के बारे में किस पे, सरकार पे जिम्मेदारी है। तो सरकार उसको फ्री में इलाज करा रही होती है। और यहाँ पर क्या हो रहा होता है, 6 साल के बाद जब बच्चा बड़ा हो जाता है, 6 साल से वो पढ़ने जाने लगता है, बस्ता पकड़ लेता है, अब उस बैग को लेकर के जा रहा है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, फ्री शिक्षा देने की बात कही है।
लेकिन वो बात अलग है कि गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चों को शिक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। अब फ्री होता है ऐसा सोच लेते हैं, लेकिन गवर्नमेंट फिर भी, आज प्राइवेट टीचर को इतनी सैलरी नहीं मिलती है स्कूलों में जितनी गवर्नमेंट टीचर को मिल रही है। अब गवर्नमेंट टीचर को सैलरी अच्छी खासी मिलने के बावजूद भी वो अच्छी यहाँ पर क्या है, पढ़ाई नहीं, शिक्षा नहीं दे रहे बच्चों के लिए, इसीलिए भारत का फ्यूचर खराब होता जा रहा है। इसीलिए प्राइवेट चीजों को क्या है, ज्यादा यहाँ पर क्या है, बढ़ावा मिल रहा है। तो प्राइवेट स्कूलों में क्या है, एक तो सस्ती फीस पर तो टीचर्स भी हैं, वो क्या है, सस्ते मिल रहे हैं, मतलब कम फीस पे ही मिल जाते हैं, फीस पे नहीं सैलरी पर। और दूसरी बात करें तो यहाँ पर क्या है, बच्चों को पढ़ाई भी अच्छी करा रहे हैं। आप बैंक का एक एग्जांपल ले लो, चलो बैंक में क्या है कि आप किसी गवर्नमेंट बैंक में जाओगे तो आपको भाई साहब कम से कम 7-8 चक्कर लगाएंगे तब तो एक फॉर्म मिलेगा आपको खाता खोलने का। 7-8 दिन चक्कर लगा लेंगे तब तक तो एक खाता खोलने का फॉर्म मिलेगा। आप प्राइवेट में जाते हो ना, तो प्राइवेट में एक ही दिन में एक बार केवल आप नाम, नंबर और सिग्नेचर दे दो, बाकी काम अपने आप कर देते हैं। एक ही दिन में खाता खोल के आपकी पासबुक आपके पास आ जाती है। SBI में जाकर के देखना, लाइन लग जाती है, खाते नहीं खुलते 2-2 महीने तक। उसका कारण क्या है कि उन्हें पता है गवर्नमेंट है, हमें तो सैलरी गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगी, तो उसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात हो ही नहीं सकती है। तो इसीलिए वो क्या कर रहे होते हैं, वो अपना काम प्रॉपर तरीके से ढंग से कर नहीं रहे होते और इसी कारण से मामला गड़बड़ होता जा रहा है। तो ये आर्टिकल 21A के अंतर्गत जोड़ा जाता है ये। तो आर्टिकल 21A ये कहता है हमारा कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था जी। इसमें आर्टिकल 21A की बात की जाती है जिसमें शिक्षा को जोड़ा गया है। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री शिक्षा की बात की गई है, लिख लो इसको। अब नहीं हो रहा है, आगे बढ़े। अब टाइम तो होता ही रहता है। अब देखो इसको पढ़ेंगे आर्टिकल 22 को, और आर्टिकल 22 की जो बात कल की क्लास में करेंगे, ये थोड़ा टाइम लगेगा, आधा घंटा इस पर डिस्कस करने में। ऐसा कुछ देखेंगे कल इसमें, ये कल डिस्कस करेंगे, आज नहीं कर रहे हैं। इसको लिख लो, गिरफ्तारी से संरक्षण के बारे में बात करेंगे। पुलिस जो है इनकाउंटर कर रही है तो वो कैसे कर देती है, गिरफ्तार कर रही है तो क्यों कर रही है, हमने कोई भी यहाँ पर अपराध नहीं किया है फिर भी वो गिरफ्तार करने के लिए आ जाती है, तो उसका कारण क्या है। तो ये सारी बातें हम कल की क्लास में देखेंगे आर्टिकल 22 के अंतर्गत, ठीक। तब तक आप इसको पढ़ लो एक बार, देखते रहना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना।